दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं हिंदी में एक नए चैप्टर को लेकर हाजिर हूं, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं संज्ञा से संबंधित बहुत सारे सवालों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है, 8वां लेक्चर। इसके पहले 7 लेक्चर अलग अलग टॉपिक पर मैं आप सभी को दे चुका हूँ। ठीक है, 8वें लेक्चर में दोस्तों संज्ञा से संबंधित सवाल को पढ़ेंगे। इसी क्रम में हम लोग आगे सर्वनाम की क्लास भी लेंगे, विशेषण की क्लास को देखा जाएगा, क्रिया विशेषण की क्लास को आप देखेंगे। ऐसे आगे चैप्टर द चैप्टर रोज एक नए चैप्टर के साथ, नए नए प्रश्नों के साथ मैं आप सभी को लेकर आऊंगा, दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी किताबें भी लॉन्च की गई हैं, जैसे कि दोस्तों आपकी अपनी हिंदी की किताब है, जबरदस्त किताब है। आप लोगों के भारी डिमांड की वजह से दोस्तों इस किताब को लॉन्च किया गया। एक बार दोस्तों आप इस किताब को परचेज करिए, 5000 सवाल वो दिए गए इस किताब में, और बिना किसी डिलीवरी चार्ज के ये किताब आपको आपके घर तक पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में दोस्तों एक और किताब लॉन्च किया गया है, हिंदी आरओ यारो परीक्षा की तैयारी के लिए दोस्तों ये किताब आई है, जिसमें एक एक चैप्टर में 500-500 सवाल दिए गए। प्रैक्टिस के लिए 500-500 सवाल हर एक चैप्टर में दिया गया है, और इस किताब में 3000 सवाल हैं जो कि विशेषतः तैयार किए गए हैं आपके आरओ एआरओ परीक्षा के लिए। इसके अलावा दोस्तों और भी कई सारी किताबें हैं, आपको समय समय पर ढेर सारी किताबें लॉन्च की जा रही हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इन पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे सवालों को देखते हैं कि कौन कौन सा सवाल यहां पर दिया गया है। संज्ञा से संबंधित जो चैप्टर है, ठीक है, उसमें से सवाल दिए जा रहे हैं। पहला सवाल है, शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है। जी हां दोस्तों, शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है, इसका आपको जवाब देना। लिख रहा है जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा। दोस्तों अगर हम संज्ञा के इन प्रकार के बारे में बात करें तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम किसी जाति विशेष की बात करते हैं। जैसे जैसे दोस्तों हमने पशु की बात कर लिया तो पशु में ढेर सारे पशु होते हैं। ठीक है, हमने जो है पशु की बात कर लिया, हमने पक्षी की बात कर लिया, हमने पर्वत की बात कर लिया, हमने नदी की बात कर लिया, हमने किसी का नाम नहीं लिया। ठीक है, अगर हम नाम ले लेंगे दोस्तों तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कह दूं शेर की बात कर रहा हूं, मैं आपसे कह दूं कि मैं कबूतर की बात कर रहा हूं, मैं आपसे कह दूं कि मैं हिमालय की बात कर रहा हूं, मैं आपसे कह दूं कि मैं गंगा की बात कर रहा हूं, तो ऐसे में क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञा तो आप सभी जानते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है, याद रखिएगा, जो लिक्विड आइटम है उसे रखा जाता है। जैसे दूध हो गया, जैसे पानी हो गया, जैसे तेल हो गया, इसको भी रखा जाता है। या फिर आप सोना चांदी वगैरह की बात कर लीजिए, सोना चांदी तांबा, ठीक है, इन सभी चीजों को द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सॉरी भाववाचक नहीं करेंगे। भाववाचक में देखिए क्या होता है, भाववाचक भाव को बताता है। ठीक है, भाव में क्या आता है, जैसे भाव में प्रेम आ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा, ईर्ष्या आ सकता है, ईर्ष्या का भी भाव हो सकता है, लोभ का भाव हो सकता है, मोह का भाव हो सकता है, दुख का भाव हो सकता है, सुख का भाव हो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये आपका भाव हो जाएगा। अभी दोस्तों अगर हम शिक्षक की बात करें तो शिक्षक एक पूरे टीचर वर्ग, एक पूरे अध्यापक वर्ग को इंगित करता है। इसलिए दोस्तों जो अध्यापक होता है या जो टीचर होता है, अध्यापक की बात कर दें या हम शिक्षक की बात कर दें या हम विद्यार्थी की बात कर दें, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन आपके गलत हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, लिख रहा है दूध किस प्रकार की संज्ञा है। दूध क्या है दोस्तों, दूध एक तरह का द्रव्य है, और द्रव्य को कहां रखा जाता है दोस्तों, ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है, तो उदाहरण ढेर सारे आप याद रखिएगा। जैसे हमने पीछे बताया कि दूध ले लीजिए, पानी ले लीजिए, तेल ले दीजिए। दोस्तों ये लिक्विड आइटम है, इसीलिए इन्हें कहां रखा गया है, याद रखिएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। एक चीज दोस्तों और मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, अगर आप ये पढ़ रहे हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, तो याद रखिएगा इसी के अंतर्गत 2 और चीजों को लेते हैं। जैसे जितने भी धातुएं होती हैं, जितने भी धातुएं होती हैं या जो खनिज होते हैं, ठीक है, धातुओं के नाम भी दोस्तों यही रखे जाते हैं। जैसे क्या, जैसे दोस्तों सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, ये सब क्या है, ये सब धातु है। इनका नाम भी दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसी तरह से कुछ पदार्थ के नाम भी रखे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पदार्थों के नाम भी आते हैं। थोड़े से कंफ्यूजन वाले सवाल होते हैं द्रव्यवाचक में। जैसे पदार्थ में हमने ले लिया गेहूं, याद रखेगा, गेहूं क्या है,
एक तरह का पदार्थ है, मैंने ले लिया चावल, मैंने ले लिया दाल। तो इस तरह के जो पदार्थ होते हैं दोस्तों, गेहूं, चावल, दाल, शक्कर, सरसों, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये भी दोस्तों आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। फिलहाल अभी दूध पूछा आपसे, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए, जब तक हम ये पूरा चैप्टर का सवाल करेंगे ना, ऑटोमेटिक संज्ञा चैप्टर पे आपका कॉन्सेप्ट जो है और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आप बने रहिए और आगे तक वीडियोस को देखिए, आगे तक क्या पूरे वीडियोस को देखिए दोस्तों। अब तो टाइम वेस्ट होता नहीं है, जब लाइव क्लास चलती थी तो बहुत टाइम वेस्ट होता था, इसलिए दोस्तों इस तरह की क्लास आपको दिया जा रहा है कि आप एकदम मतलब पूरा टाइम आप ध्यान दीजिए कि सवाल क्या है और उत्तर क्या है। मैं इधर उधर की कोई बात नहीं करता हूं ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम सेव हो पाए। आगे देखिए, लिख रहा है क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। जी हां दोस्तों, पहली बात लिखा क्या है? भाववाचक संज्ञा का निर्माण कई तरीके से होता है, लेकिन आपको यहां बताना है कि क्रिया से बनने वाले भाववाचक संज्ञा कौन होते हैं। जैसे थकावट दिया है, बुराई दिया है, आलस्य दिया है, बुढ़ापा दिया है। तो दोस्तों बुराई, आलस्य और बुढ़ापा, ये तो देखिए आपका क्या है, ये तो आपका अलग से भाव हो जाएगा। यहां पर थकावट जो शब्द है दोस्तों, अगर आप इसके मूल रूप में जाएंगे तो आपको मिलेगा थकना। क्या मिलेगा दोस्तों? थकना। थकना क्या है दोस्तों? थकना क्रिया है, और इसी क्रिया से किसका निर्माण हुआ है? थकावट का निर्माण हुआ है। इसलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? थकावट हो जाएगा। बाकी को आप मत लीजिएगा, ठीक है। बुराई क्या है दोस्तों? बुराई एक तरह का भाव है, आलस्य भी भाव है और बुढ़ापा भी, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। लिख रहा है निम्न में से संज्ञा शब्द है, आपको पहचान करना है कि कौन सा शब्द संज्ञा है। लिख रहा है हरा, हरा, लाल, पीला, नीला, ये सब विशेषण के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा ये संज्ञा में नहीं आते दोस्तों, ये विशेषण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। विशेषण क्या करता है? विशेषता बताता है। तो याद रखिएगा ये, चाहे आप लाल की बात करिए, पीला की बात करिए, हरा की बात करिए, नीला की बात करिए, काला की बात करिए, ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब विशेषण के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा लिख रहा है पतला, पतला, मोटा दोस्तों, ये भी क्या है दोस्तों? ये भी आपका विशेषण ही है, विशेषता बताता है, ठीक है। ये भी आपका विशेषण शब्द है, विशेषता बताता है। तो याद रखिएगा, आप मोटा की बात करिए, आप पतला की बात करिए, आप लंबा की बात करिए, आप लंबा की बात करिए, आप छोटा की बात करिए, ठीक है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? ये भी विशेषण में ही आ जाएंगे, ठीक है। सभा की बात करेंगे दोस्तों, तो सभा जो होता है दोस्तों, ये समूहवाचक संज्ञा है। सभा क्या है? यह समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब समूहवाचक संज्ञा में दोस्तों बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे समूहवाचक संज्ञा में आप कक्षा ले सकते हैं, कक्षा में ढेर सारे बच्चे होते हैं, भीड़ ले सकते हैं, ठीक है, और सभा ले सकते हैं, ठीक है। ये सभी किसके उदाहरण दोस्तों? याद रखिएगा ये समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। गहरा और ये सब क्या हो जाएगा दोस्तों? गहरा भी क्या करता है? विशेषता में ही लेगा। देखिए गहरा, छिछला, उछला, ठीक है, ये भी सब दोस्तों विशेषण के अंतर्गत ही रखे जाते हैं। ऐसे में जो आपका सही जवाब है क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। जी हां दोस्तों, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। और यह भी मैं आपको बता दूं, कई किताबों में आपको कई तरह के उत्तर भी देखने को मिलेंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के भेद हैं वो हमें किताबों में दोस्तों 2 तरीके से मिलता है, ठीक है। कुछ किताबों में दोस्तों जो 3 भेद हैं वो अलग बताए गए हैं, और कुछ किताबों में 3 भेद अलग बताए गए हैं। कुछ किताबों में कहा गया दोस्तों रूढ़ संज्ञा, क्या कहा गया? ध्यान दीजिएगा, रूढ़ संज्ञा, ठीक है, यौगिक संज्ञा, यौगिक संज्ञा, ठीक है, यौगिक संज्ञा, और तीसरा बताया गया योग रूढ़ संज्ञा, ठीक है, योग रूढ़ संज्ञा, ठीक है। आप दोस्तों जब चैप्टर पढ़ रहे थे शब्द रचना का, ठीक है, तब भी आपने इस तरह का पढ़ा था कि शब्द रचना में शब्द के 3 प्रकार मूल रूढ़ लिया जाता है जिसका खंड ना हो सके। यौगिक, याद रखिएगा 2 शब्दों के मिलन से एक तीसरा शब्द बनता है, और योग रूढ़ जिसका कोई तीसरा अर्थ हो तब होता है, ठीक है। और कई जगह पर दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर अलग भेद आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कई जगह पर व्युत्पत्ति के आधार पर जो भेद मिलते हैं संज्ञा के, वो भेद मिलते हैं दोस्तों सिंपली जो आप पढ़ते हैं दोस्तों संज्ञा के प्रकार, उसमें आप अलग अलग चीजों को देख पाते हैं। जैसे अगर आप संज्ञा के कुल प्रकारों की बात करें तो 5 प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे व्यक्तिवाचक पढ़ते हैं, जातिवाचक पढ़ते हैं, भाववाचक पढ़ते हैं, समूहवाचक पढ़ते हैं और द्रव्यवाचक पढ़ते हैं। 5 प्रकार पढ़ते हैं। उसी 5 में से केवल 3 को दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर लोग रख लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप उसको गलत मानिएगा, जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? यही आपका राइट आंसर होगा अगर पूछ रहा है व्युत्पत्ति के आधार पर, तो याद रखेगा। वरना फिर 5 प्रकार आप जान ही रहे कौन कौन सा? व्यक्तिवाचक याद रखेगा, जातिवाचक याद रखेगा, भाववाचक याद
याद रखेगा, द्रव्यवाचक याद रखेगा और समूहवाचक याद रखेगा, तब आप ये 5 वैरायटी बोलिएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, गलत लिखने का कोई मतलब भी नहीं है, जो सही है वो भी उत्पत्ति के आधार पर क्या ये जानते रहिए। लिख रहा मानव शब्द के लिए, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। मानव शब्द के लिए भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो लिख रहा मानव का मनस्वी तो बनेगा नहीं, मानव से मानवता, देखिए मानव से मानवता भी बन सकता है, मनुष्यत्व भी हो सकता है और आदमियत, याद रखिए। अब बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 में परेशान होंगे। आइए मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए जो मूल शब्द है, ध्यान दीजिएगा, जो मूल शब्द है वो मूल शब्द क्या है दोस्तों, मूल शब्द है मानव। मूल शब्द क्या है, मानव। और आपको क्या करना है, आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों, आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है। और भाववाचक संज्ञा याद रखेगा ता नहीं होता है, मानवता जो कर देंगे भाववाचक नहीं होगा, यह विशेषण में तब्दील हो जाएगा। अगर आपको भाव देखना है तो आप आ जाइए किस पे, याद रखेगा मनुष्यत्व बोलते हैं। ठीक है, मनुष्यत्व याद रखेगा, यह आपका भाव हो जाएगा, मानवता नहीं होगा, यहां मनुष्यत्व करिएगा, यह आपका सही जवाब होगा। अगर आप राइट आंसर की बात करेंगे तो हम बता दे रहे हैं दोस्तों, ज्यादातर लोग मानवता टिक करते हैं, मानवता आपका गलत जवाब है, मानवता यहां सही उत्तर नहीं होगा, क्योंकि आपको क्या करना है, मूल शब्द से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना है। ठीक है, मूल शब्द से क्या करना है, भाववाचक संज्ञा बनाना है, वो भी मूल शब्द से। ठीक है, वो याद रखेगा। मनुष्य से क्या बन जाएगा दोस्तों, मनुष्यत्व बन सकता है, या याद रखेगा एक चीज और, नहीं यार एक काम करिए, गलत हो गया, गलत हो गया, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहां पर एक शब्द लिखा है, मेरे दिमाग में नहीं आया। देखिए 2 शब्द हो सकता है, या मानव शब्द हो सकता है या मनुष्य शब्द हो सकता है। बात को समझिएगा, अगर मानव शब्द है तब तो आप मानवता बना लो, क्या बना लो, मानवता बना लो। अगर मनुष्य शब्द दिया है तब आप क्या बना लो, तब याद रखिए, तब आप मनुष्यत्व बना सकते हो या मनुष्यता बना सकते हो। क्या बना सकते हैं, या फिर मनुष्यता भी तो कर सकते हैं, या तो मनुष्यत्व कर लीजिएगा या तो मनुष्यता कर सकते हैं। अगर मनुष्य दिया है तो, मेरे दिमाग में नहीं आया कि मनुष्य दिया है कि मानव, यहां पर मानव दिया है, तो इसलिए दोस्तों यहां पर 3 नंबर मत करिए। ठीक है, यहां पर 2 नंबर सही करिए कि मानव से मानवता बनेगा, मनुष्य से मनुष्यत्व बनेगा। ठीक है, तो इसको समझिएगा, ये आराम से समझिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे हो सकता है मुस्कुराने लगे, भाई गूगल नहीं हूं मैं। ठीक है, देखा, दिमाग काम करता है, उत्तर निकालता है, और तब आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान में आया कि यार मनुष्य और मानव ये तो 2 अलग अलग शब्द है ना, और दोनों से अलग अलग भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, तो इनको भी आप याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे मैं ले लूं, जैसे मूल शब्द है डकैत। क्या है, मूल शब्द है डकैत, और इसी डकैत को जब आप भाववाचक में बदलते हैं तब आप करते हैं इसे डकैती। क्या करते हैं, डकैती। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, जो बन सकते हैं आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, ध्यान से पढ़िए और तब जवाब दीजिए, कौन सी भाववाचक संज्ञा है बताना है। भाववाचक संज्ञा में होता है क्या दोस्तों, भाव का पता चलता है। भाववाचक में भाव का, जैसे प्रेम का भाव हो, दुख का भाव हो, सुख का भाव हो, लोभ का हो, ईर्ष्या का हो, मोह का हो, कुछ भी हो, लेकिन पता चलना चाहिए भाव का। अब देखिए दिल्ली तो दोस्तों ये राजधानी है, और जब राजधानी का नाम पता चल गया तो दोस्तों ये राजधानी जो स्थान विशेष होता है दोस्तों, ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता है। लड़का दे दिया, लड़के में भाई कोई भी हो सकता है, राम मोहन सोहन कोई भी हो सकता है, तो लड़का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। मोहन दोस्तों ये नाम दे दिया स्पेशली, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, व्यक्तिवाचक। और ये जो बीमारी दोस्तों ये एक तरह का भाव है, इसलिए दोस्तों इसे क्या कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा बोल सकते हैं। तो बीमारी यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि बीमारी हो गया, प्रेम हो गया, रोग हो गया, याद रखेगा बीमारी भी है, अगर कहीं पर रोग लिखा है तो यह भी दोस्तों क्या है, भाव है। प्रेम भी एक तरह का भाव है, ईर्ष्या भी एक तरह का भाव है, लोभ भी एक तरह का भाव है, मोह भी एक तरह का भाव है, प्यार भी एक तरह का भाव है। ठीक है, ये सब भाव है, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे जाते हैं, इन्हें भी आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में बताइए। लिख रहा है खटाई, मिठाई, दूध और अंडा। तो याद रखिए, पढ़ाया था आपको, लिक्विड आइटम है दोस्तों, ये द्रव्य है, इसलिए दोस्तों ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। और आपको बताया था कि पानी हो गया, दूध हो गया, ठीक है, पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, इस तरह की चीज, या फिर आपके सामने गेहूं दे दिया, चावल दे दिया, सरसों दे दिया, इस तरह की चीज, या फिर सोना दे दिया, चांदी दे दिया, इस तरह की चीज जो है
ये द्रव्यवाचक के अंतर्गत आता है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, ये ठंड मत करिएगा दोस्तों। ठंड क्या है दोस्तों? ठंडी गर्मी, यह क्या है दोस्तों? एक तरह का विशेषण शब्द है। ठीक है, यह विशेषण शब्द है, इसलिए इसे बिल्कुल मत करिएगा। मिठाई खटाई भी मत करिएगा। ठीक है, यह भी आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो आपका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 3 आएगा, क्योंकि आपसे पूछा है द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे बढ़िए, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। कई सारे विशेषण दिए हैं, उसमें से एक संज्ञा शब्द है, जैसे आसमानी हो गया, नियमित हो गया, पाश्चात्य हो गया और अनुशासन हो गया। बहुत अच्छा सवाल दे दिया दोस्तों। अनुशासन से अनुशासित बनता है, पाश्चात्य पश्चिमी से बना हुआ शब्द है और नियमित नियम से बना हुआ शब्द है, आसमानी आसमान से बना हुआ शब्द है। ठीक है, यहां पर दोस्तों याद रखेगा ऊपर के जो 3 दिए गए हैं ये विशेषण शब्द है। क्यों? याद रखेगा, विशेषता बताने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने कहा मोहन कक्षा में नियमित नहीं है, मतलब रोज नहीं आता। ठीक है, याद रखेगा। अनुशासन जो शब्द है दोस्तों, अनुशासन संज्ञा शब्द है, इसको याद रखेगा। अनुशासन क्या दोस्तों? अनुशासन आपका संज्ञा शब्द है, इसको याद रखेगा। अनुशासन से शब्द बनता अनुशासित, वो आपका क्या होता है? विशेष शब्द होता है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा की पहचान करिए। अपना, पराया, जागर और सभ्य। ठीक है, आप बताइए अपना और पराया ये कोई भाव है कि नहीं है? जागरण अपना भाव है कि नहीं है? सभ्य, सभ्य से सभ्यता बनता है, सभ्यता का उल्टा बर्बरता होता है। आपको बताना दोस्तों यहां कौन सा आपका जो है भाववाचक है, ये बताना। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत कंफ्यूजन वाली बात यहां पर है। याद रखेगा, आपसे पूछा जा रहा है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, और आप याद रखेगा दोस्तों, भाववाचक संज्ञा बहुत कंफ्यूजन लग रहा होगा और बहुत सारे बच्चे यहां गलत भी सोच रहे हैं। याद रखेगा, जागरण जो शब्द दिया है, जागरण, जागरण जागरण को कहा जाता है, और यही क्या है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा है। अपना, पराया मत करेगा। अपना, पराया, अपना क्या हो जाएगा दोस्तों? तुम, मैं, हम, ये सब सर्वनाम होते हैं। ठीक है, और याद रखेगा पराया भी नहीं होगा, सभ्य भी नहीं होगा, ये जागरण शब्द होगा जो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अगर मैं इसका विशेषण पूछूं आपसे कि इसका विशेषण क्या है, किस विशेषण शब्द से ये जागरण शब्द बना हुआ है, तो याद रखेगा ये जागृत एक शब्द है। जागृत, ये जागृत शब्द से बना हुआ है, जागृत नहीं दोस्तों, जागृत शब्द से क्या बना हुआ? जागरण बना हुआ है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? ये तो आप देख के भी बता दोगे कहां से समूह नहीं है। समूह का बोध दोस्तों सभा से होता है, सभा में ढेर सारे लोग होते हैं, कक्षा में ढेर सारे लोग होते हैं, भीड़ में ढेर सारे लोग होते हैं। दौड़ नहीं होगा दोस्तों, दौड़ याद रखेगा, दौड़ अलग है, दौड़ से शब्द बनता है दौड़ना, और ये दौड़ना क्या है दोस्तों? दौड़ना क्रिया होता है। ये ना जहां पर आता है खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, लिखना पढ़ना, सुनना देखना, बोलना, ये सब क्या होता है? क्रिया होता है, याद रखेगा। ठीक है, तो ये दौड़ शब्द आपका गलत हो जाएगा। ऊपर के जो 3 दिए गए दोस्तों ये आपके समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये आपका समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, लेकिन यहां पर जो दौड़ लिखा है दोस्तों ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा, साफ सुथरी बात है। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल लिख रहा है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा दोस्तों कौन सा नहीं है बताइए? आइए देखते हैं। शैशव दोस्तों, शैशवावस्था सुना होगा आपने। ठीक है, शिशु काल जो होता है दोस्तों होता है शैशवावस्था। लोहा लकड़ी पुस्तक, तो लोहा लकड़ी पुस्तक याद रखेगा। अच्छा, शैशव अवस्था दोस्तों, अब सोचिए, पहले जवाब दीजिए। जातिवाचक संज्ञा की बात कर रहा है। लोहा लकड़ी सोना तांबा दोस्तों ये द्रव्यवाचक के अंतर्गत आता है। किसमें आता है दोस्तों? ये द्रव्यवाचक के अंतर्गत आता है। जब लोहा वहां पे आता है तो लकड़ी भी दोस्तों द्रव्यवाचक के अंतर्गत ही आ जाएगा। पुस्तक दोस्तों याद रखेगा ये आपका जातिवाचक हो सकता है, क्योंकि पुस्तक में अगर आपने नाम ले लिया जैसे रामचरितमानस, जैसे गीता, तो ये पुस्तक के अलग अलग नाम हो जाएंगे, तब वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। अन्यथा आप यहां पर कह सकते हैं कि जातिवाचक है। ठीक है, अच्छा आपसे क्या पूछा दोस्तों? कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा? एक चीज आप याद रखेगा, लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये लोहा खनिज नहीं है। और हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, खनिज को, हम सिर्फ खनिज को दोस्तों द्रव्यवाचक मानते हैं। ये भी तो है, हम सिर्फ खनिज को द्रव्यवाचक मानते हैं। और खनिज में दोस्तों क्या होता है? खनिज में आपका जैसे सोना चांदी तांबा है, इसको दोस्तों हम खनिज के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, इसको हम खनिज के अंतर्गत रखते हैं। लोहा और लकड़ी ये खनिज नहीं है। ये लोहा लकड़ी क्या आता है दोस्तों? ये जातिवाचक में रख सकते हैं। ठीक है, ये जातिवाचक में आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? ये जातिवाचक में आ जाएगा दोस्तों। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहां पर। अब देखिए क्या निकल कर आता है। आपसे पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो याद रखेगा ये जो सैसो शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है। अब अगर ये सैसो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता तो किसके अंतर्गत आता है? याद रखेगा दोस्तों ये भाववाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है,
ठीक है, शैशव क्या है, जैसे बुढ़ापा भाव है उसी तरह से शैशव भी क्या एक भाव है। आप पढ़ते हैं ना, आप बुढ़ापा को क्या मानते हैं बताइए, बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा एक भाव है ना, बुढ़ापा एक भाव है, उसी तरह से शैशव जो शब्द है दोस्तों याद रखिएगा, शैशव भी एक भाव के अंतर्गत आएगा, ये भाववाचक में रखा जाएगा, मेरे हिसाब से ये जातिवाचक में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए मेरे सामने भी क्वेश्चन आते हैं तो मैं भी इनका क्या करता हूं, सोच समझ के जवाब देता हूं, क्योंकि अब उतना समय नहीं होता कि एक बार क्वेश्चन पहले पढ़कर आओ, क्वेश्चन तैयार होता है, छांट के दिया जाता है ढेर सारे क्वेश्चन, और वो टाइप होते हैं, और वो टाइप होकर मुझे अपनी क्लास में मिल जाते हैं, और डायरेक्टली मुझे क्या करना होता है, इनको पढ़ाना होता है। ठीक है, डायरेक्ट क्लास में तो उतना ज्यादा सोचने समझने का समय नहीं मिल पाता। आगे देखिए क्या लिखा है, बहुत अच्छा सवाल दे रहा है, कछु रावण रावण जग केते। ठीक है, पद में रावण शब्द का प्रयोग क्रमशः हुआ है। कछु रावण मतलब कुछ रावण, एक रावण दोस्तों यहां व्यक्ति के रूप में है, एक रावण व्यक्ति के रूप में है, रावण जग तेते। और कुछ लोग कहते हैं रावण हो गए हो क्या, कंस हो क्या, मतलब तुम्हारे अंदर अब ममता नहीं है, दया का भाव नहीं है। ठीक है, इसलिए भी लोग कहते हैं कि रावण हो गए हो क्या। तो याद रखिएगा, एक रावण यहां पर किसके रूप में होता है दोस्तों, एक रावण यहां जाति के रूप में आ जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर रावण का प्रयोग दोस्तों दो तरीके से किया गया है, एक तरफ दोस्तों उसे व्यक्तिवाचक के रूप में उसका नाम लिखा गया है, और दूसरी तरफ जाति, पहला जाति है, पहला व्यक्ति, व्यक्ति दोनों एक साथ तो होगा नहीं, गलत है, व्यक्ति जाति दोस्तों हो सकता है, जाति नहीं हो सकता। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पहला वाला रावण दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा का के रूप में है, क्यों, क्योंकि उसी रावण की बात कर रहा है जिसे हम दशानन कहते हैं, 10 हैं आनंद जिसके, दशानन बहुव्रीहि समास। चलिए समास में आएंगे तब ये सब बातें करेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, कि पहला वाला जो रावण शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा को बता रहा है, और दूसरा रावण जो है ये जातिवाचक संज्ञा को जो है इंडिकेट कर रहा है, संकेतित कर रहा है। ठीक है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहां नेपोलियन किस प्रकार का संज्ञा है, वैसे नेपोलियन दोस्तों एक व्यक्ति था, नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, बहुत महान राजा था, और जो है बड़ी बुरी तरह से सेनाओं को परास्त करता था अपने दम पर, इसीलिए दोस्तों उसी तरह की संज्ञा दिया गया, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, लेकिन ये कोई नेपोलियन तो है नहीं, तो यहां पर नेपोलियन एक व्यक्ति जरूर है, लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल एक जाति के रूप में हुआ दोस्तों, याद रखेगा। तो यहां पर आप इसे जातिवाचक कहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। आप समझ पा रहे होंगे क्यों व्यक्तिवाचक मत कहिएगा, क्यों, क्योंकि यहां नेपोलियन बोनापार्ट की बात नहीं हो रहा है, यहां बताया जा रहा है कि समुद्रगुप्त जो है वो भारत का नेपोलियन है, इसलिए दोस्तों आप यहां पर जातिवाचक संज्ञा के रूप में उसे ट्रीट करिए। यहां पर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, नीचे लिखे वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूर्ण कीजिए। भाववाचक संज्ञा से पूरा करना है, बहुत ध्यान दीजिएगा। लिख रहा है उसका सारा सौंदर्य उसकी आंखों में है, उसके बाल उसकी बालों में है। ठीक है, उसकी बाल नहीं, उसके बाल होना चाहिए, बाल हो नहीं सकता, उसकी आंख हो सकता है, उसकी हंसी में है, उसकी मुखमंडल में है, उसके मुखमंडल में है। यानी 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, अब बचा 2 ऑप्शन आंखों या और हंसी। तो याद रखेगा उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है, क्योंकि हंसने से दिल खुश हो जाता है। तो याद रखेगा यहां पर हंसी कर लीजिए, यह ज्यादा सही उत्तर हो जाएगा। यह भाववाचक में भी आ जाएगा, क्योंकि आंख करेंगे तो भाववाचक में नहीं जाएगा। ठीक है, आंख करेंगे तो जो शरीर के अंग होते हैं वो किस में आ जाते हैं दोस्तों, वो आपके व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे, और यहां पर आप गलत हो जाएंगे। तो हंसी को याद रखेगा, हंसी ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है, इसको आप याद रखेगा। ठीक है, अच्छा शरीर के जो अलग अलग अंग होते हैं, अलग अलग अच्छा एक चीज और दोस्तों, शरीर के अंग अभी मैंने क्या बताया, व्यक्तिवाचक नहीं, शरीर के अंगों को दोस्तों जातिवाचक में रखा जाता है। याद रखेगा जातिवाचक में शरीर के अंग आते हैं। कभी आपसे पूछ दे हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान, ठीक है, तो याद रखेगा क्या होता है, शरीर के ये अंग होते हैं, और जितने भी शरीर के अंग हैं ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, क्योंकि मेरे जो कान है वही सबके पास कान है, तो ये जातिवाचक में व्यक्तिवाचक का नहीं होगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक कोई नाम होगा। ठीक है, चलिए इसको याद रखेगा, ये इसका मायने है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हिंदी इंडिविजुअल का दोस्तों नया बैच स्टार्ट हुआ है, आप चाहें तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा सर इतना मजा तो यूट्यूब पढ़ के आ रहा है, फिर सर हम बैच क्यों ज्वाइन करें। भैया आपके लिए ट्रेलर चल रहा है। ठीक है, अगर ट्रेलर पसंद आ रहा है तो पिक्चर जरूर देखिए, क्योंकि ट्रेलर देखे खुश हो गए तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, पिक्चर तो देखना पड़ेगा, तो पिक्चर देखिए, जब ट्रेलर इतना अच्छा है तो पिक्चर बेशक अच्छा होगा,
तो एक बार आप जरूर मौका दीजिए। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल करके आप पता कर सकते हैं। और ऐसे हर एक विषय के दोस्तों हम लोग इंडिविजुअल बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसे भी आप जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। इनमें से भाववाचक संज्ञा है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन है दोस्तों बताइए। देखिए लिख रहा है तप, तीर, भरत और चिंता। तो चिंता एक तरह का दोस्तों भाव हो सकता है, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा था कि मोह भी भाव होता है, ठीक है, रोग भी भाव होता है, बीमारी को भी हम भाव मानते हैं, ठीक है, ईर्ष्या को भी हम भाव मानते हैं, ईर्ष्या को भी भाव मानते हैं, प्रेम को भी भाव मानते हैं, लोभ को भी हम भाव मानते हैं। इसीलिए दोस्तों यहां पर जो चिंता दिया ये भी एक तरह का भाव है। तप, तीर और भरत ये भाव नहीं। भरत एक व्यक्ति का नाम है, भरत श्री रामचंद्र के छोटे भाई का नाम था, और इसलिए व्यक्तियों के नाम क्या होते हैं दोस्तों, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर के जो ऑप्शन है गलत है, यहां पर आपका चौथा वाला ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। चिंता दोस्तों क्या है, ये भाववाचक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्र शब्द अगर कहीं लिखा है जो देश को इंगित करता है, और राष्ट्र कोई भी हो सकता है, दुनिया में बहुत सारे राष्ट्र हैं, बहुत सारे देश हैं, तो उनका भाववाचक क्या होगा दोस्तों, तो राष्ट्र से राष्ट्रीय तो बनेगा नहीं, राष्ट्रीय हो सकता है, सौराष्ट्र नहीं होगा है। याद रखिएगा, जब कभी आप भाववाचक संज्ञा बनाइए, जब कभी आप भाववाचक संज्ञा बनाइए, पीछे मैंने सिखाया आपको, जैसे आपने क्या बनाया, मनुष्य शब्द से मनुष्यता बना दिया, क्या बना दिया, मनुष्यता बना दिया। ठीक है, मानव शब्द से मानवता बना दिया, ये किया ना, मानव शब्द से मानवता बना दिया। उसी तरह से याद रखेगा, राष्ट्र शब्द से क्या बना देंगे, राष्ट्रीयता बना दीजिए, क्या बना दीजिए, राष्ट्रीयता। ये आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय शब्द गलत है दोस्तों, राष्ट्रीयता याद रखेगा, ये भाववाचक संज्ञा हो गया। राष्ट्र से क्या बन गया, राष्ट्रीयता हो गया, ये आप याद रखेगा। और राष्ट्र दोस्तों आपसे कोई पूछे कि राष्ट्र कैसा शब्द है, तो आप क्या बताएंगे, याद रखेगा राष्ट्र कैसा शब्द है, ये जातिवाचक संज्ञा है। क्यों, ये जाति का बोध कराता है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे राष्ट्र हैं, इसीलिए दोस्तों इनको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा है सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या है दोस्तों, ये बताइए। सुंदर का क्या बन सकता है दोस्तों, जिस तरह से आपने पीछे पढ़ा था कि मान लीजिए कहीं पर मनुष्य शब्द लिखा हुआ है, तो मनुष्य से दो तरीके से बन सकता है, मनुष्य से मनुष्यता बन सकता है, और मनुष्य से मनुष्यत्व बन सकता है, मनुष्यत्व। ठीक है, यह भी बन सकता है। उसी प्रकार से याद रखेगा, यहां जो सुंदर शब्द है, यहां पर जो सुंदर शब्द है, सुंदर शब्द भी दो तरीके से बन सकता है। सुंदर से याद रखेगा सुंदरता भी हो सकता है, और सुंदर से सौंदर्य भी बन सकता है, दोनों हो सकता है। इसलिए दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जी हां दोस्तों, 1 और 2 दोनों आपका सही जवाब हो जाएगा। यहां दोनों हो सकते हैं, सुंदर शब्द से दोनों का निर्माण किया जा सकता है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अभी आपने अलग उदाहरण देखा था, उदाहरण देखा और उदाहरण पीछे ही मैंने बताया था, और यहां से आप मैच करा के इसे भी सही कर लीजिए। चलिए आगे बढ़िए। अगला लिख रहा है दोस्तों, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं। जयचंद के नीचे हाईलाइट करिए, और लिख रहा है जयचंदों में की संज्ञा किससे दिया गया है। वैसे तो दोस्तों आपने जयचंद नाम के एक व्यक्ति के बारे में सुना होगा। अच्छा, इस व्यक्ति ने क्या गलती किया था कि ऐसी संज्ञा दी जाती है। देखिए, इस व्यक्ति ने गलती किया था कि जयचंद के जमाने में एक और महान शासक थे, जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। क्या नाम था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। याद रखेगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और इन्हीं के समय में आपने पढ़ा होगा तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। कौन सा, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, यह भी आपने सुना होगा। तराइन का द्वितीय युद्ध, एक युद्ध लड़ा गया था 1191 में, और एक युद्ध लड़ा गया था 1192 में। किसके साथ दोस्तों लड़ाई हुआ था, तो याद रखेगा मोहम्मद गौरी के साथ ये लड़ाई पृथ्वीराज चौहान ने लड़ा था। पहले वाले में दोस्तों मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, और दूसरे वाले में मोहम्मद गौरी जीत गया था। लेकिन किसकी वजह से, याद रखेगा मोहम्मद गौरी को भारत में किसने बुलाया था, तो याद रखेगा जयचंद ने बुलाया था कि तुम भारत में गौरी आ जाओ, आओ तुम पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई लड़ो, इसमें मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों ये धोखेबाज कहा जाता है, और तभी लिखा है कि भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, या हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, क्योंकि इसे धोखेबाज के रूप में दिया जाता है। बाद में दोस्तों मोहम्मद गौरी ने इसके साथ चंदावर का युद्ध लड़ा। क्या लड़ा, चंदावर का युद्ध भी लड़ा। चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया, 1194 ईस्वी में लड़ा गया। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। ये खैर अलग बात है, चंदावर का युद्ध गौरी ने जयचंद के साथ लड़ा था, लेकिन जयचंद, अगर हम
एक जयचंद की बात करेंगे तब तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, लेकिन अगर हम उसको ट्रीट कर लें दोस्तों एज अ धोखेबाज कि उसने धोखा दिया देश को, तब उसे क्या कहा जाएगा, उसे जातिवाचक के रूप में रखा जाएगा। अब उसे व्यक्तिवाचक नहीं कहा जाएगा। जिस तरह से आपने नेपोलियन, जैसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, तो नेपोलियन शब्द व्यक्तिवाचक ना होकर के जातिवाचक हो गया। उसी तरीके से यहां भी जयचंद क्या हो जाएगा, आपके लिए जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए अगर आप भाव को नहीं समझेंगे, प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है, क्या पूछ रहा है, किस संदर्भ में पूछ रहा है, तब तक आप जवाब सही नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि पहले प्रश्न को समझिए, तब इत्मीनान से आप जवाब दीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक है, देखिए बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो हमसे बहुत आगे हैं और थोड़ा सा आपको इसमें सपोर्ट की जरूरत है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं स्टडी 91 पे क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है, इधर उधर की कोई बात नहीं होती, सिर्फ अपने विषय पर बात होती है, ठीक है, और बहुत अच्छे से चीजों को समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो प्लीज आप सभी से निवेदन है कि साथ दीजिए, क्योंकि अगर आप अच्छे लोगों का साथ नहीं देंगे तो समाप्त हो जाएंगे लोग। ठीक है, तो थोड़ी सी आप अगर मेहनत करेंगे अपने एंगल से तो निश्चित रूप से हमारा उद्धार होगा, और ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। स्टडी 91 दोस्तों ये किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं चल रहा है, ये आप सभी के लाड प्यार से चल रहा है। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आप सभी से यही निवेदन है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, लिख रहा आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है। कौन सा भेद नहीं, कौन सा भेद सूचित करता है। आपका घर मान लीजिए हो सकता है कोई भाई रायपुर का रहने वाला हो, कोई पटना का रहने वाला हो सकता है, कोई जयपुर का रहने वाला हो सकता है, कोई लखनऊ का रहने वाला हो सकता है। ठीक है भाई, आप कहीं से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि आप जिस भी शहर में रहते हैं भाई उसका एक नाम है, और नाम को हमेशा कहां रखते हैं दोस्तों, व्यक्तिवाचक में रखते हैं नाम। अगर मैं आपसे पूछ लूं दोस्तों शहर शब्द, मैं पूछ लूं शहर शब्द, राष्ट्र शब्द, या नगर शब्द, या फिर देश शब्द, या फिर राज्य शब्द, ये क्या कहलाता है, तो दोस्तों इन सभी को हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, ये जातिवाचक संज्ञा में लिख रहा हूं यहां पर, लेकिन अगर मैंने इनमें से किसी का नाम ले लिया, राज्य बोल दिया, राजस्थान राज्य, बिहार राज्य, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, तब क्या हो जाएगा, जैसे ही नाम लूंगा वो व्यक्तिवाचक बन जाएगा। जैसे देश का नाम लूंगा कि पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल, भूटान, भारत, श्रीलंका, वैसे ही दोस्तों क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक बन जाएगा। ऐसे ही नगर की बात कर दें, या फिर राष्ट्र की बात कर दें, या फिर देश की बात कर दें, आप समझ जाइए। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा कि आपका घर जिस शहर में है वो शहर दोस्तों कौन सा है, तो याद रखेगा ऐसे में आप व्यक्तिवाचक संज्ञा करेगा, जातिवाचक मत करेगा, क्योंकि सभी के लिए शहर अलग अलग हो सकते हैं, ये आपका मायने है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहें लाख टके को मोल। रहीम दास जी द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो क्या है, तो बड़े शब्द का प्रयोग दोस्तों क्या है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। कभी बड़े अपनी बड़ाई खुद नहीं करते हैं, बड़े बड़बोले नहीं होते हैं, तो दोस्तों ये बड़े शब्द क्या है दोस्तों, ये संज्ञा शब्द है, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या है, संज्ञा शब्द है, विशेषण है नहीं। विशेषण तब होता, देखिए विशेषण कहते किसे, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और यहां विशेषता बताने जैसी कोई चीज नहीं है, सर्वनाम हो नहीं सकता, क्रिया विशेषण हो नहीं सकता, ऐसे में संज्ञा आपका सही जवाब है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा को ढूंढिए। देखिए राम की बात करेंगे तो राम एक व्यक्ति है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकता है। रामचरितमानस एक किताब का नाम है, गंगा एक नदी का नाम है। ठीक है, तो पहला ही सीक्वेंस हमें मिल गया दोस्तों, जिसमें क्या है, जिसमें व्यक्ति का नाम दिया गया है, व्यक्ति विशेष का नाम दिया गया है, किताब विशेष का नाम दिया गया है, किताब विशेष का नाम दिया गया है, किताब विशेष का नाम दिया गया है। ठीक है, ऐसे लिख लेता हूं, व्यक्ति, किताब और नदी। ठीक है, ये तीनों का विशेष नाम दिया गया। विशेष नाम यानी एक तरफ इंगित किया जा रहा है कि हम इन्हीं की बात कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कृष्ण, कामायनी और मिठास। देखिए मिठास, कृष्ण और कामायनी तो ठीक है, कामायनी किताब का नाम हो गया, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का नाम हो गया, ये दोनों तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहां जो मिठास दे दिया दोस्तों, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। मिठास क्या हो जाएगा दोस्तों, ये फिर क्या हो जाएगा, भाव में आ जाएगा। मिठाई नहीं, मिठास दे रहा है, भाव हो जाएगा।
जाएगा, मीठे बोल की बात कर रहा है। लखनऊ आम बुढ़ापा, बुढ़ापा भी भाव हो जाएगा। ममता वकील पुस्तक, पुस्तक दोस्तों क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, इसके वजह से गलत हो गया। वकील तो फिर भी ठीक है, ठीक है, वकील, वकील भी दोस्तों आपका जातिवाचक हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैं कुछ चीजें टिक कर दिया हूं जिसकी वजह से ये वाले सेंटेंस क्या है, गलत दिए गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो पुस्तक है दोस्तों ये जातिवाचक के अंतर्गत आता है। ये क्या है, ये जातिवाचक के अंतर्गत आता है। जो बुढ़ापा है ये भाववाचक के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसी वजह से दोस्तों ये ऑप्शन आपके गलत हो गए। जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, करा जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जातिवाचक संज्ञा शब्द की पहचान करिए। कामायनी दोस्तों ये किताब विशेष का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये हो नहीं सकता। आम दोस्तों पर्टिकुलर नाम है, एक फल का नाम है दोस्तों, यह भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। रसीला दोस्तों उसके मीठापन की बात कर रहा है, तो याद रखेगा ये क्या हो जाएगा, ये आपका भाव हो सकता है, ठीक है। वकील दोस्तों जो शब्द है ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि वकील में किसी वकील का नाम नहीं दे रहा है, सीधे सीधे वकील दे रहा है, जैसे शिक्षक, वकील, ये जातिवाचक के अंतर्गत रखे जाते हैं। इस वजह से दोस्तों यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, वकील, जो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। राज्यपाल दोस्तों कौन सी संज्ञा है, ये अच्छा सवाल दे दिया। आपसे राज्यपाल भी पूछ सकता है, आपसे परीक्षा में प्रधानमंत्री भी पूछ सकता है, आपसे परीक्षा में राष्ट्रपति भी पूछ सकता है, मुख्यमंत्री पूछ सकता है। मैं कह रहा हूं कि ऐसे कुछ भी सवाल दे दे कि बताइए किसी का कोई पद जो होता है वो कैसा पद होता है, तो याद रखेगा किसी का जो पद होता है यह हमेशा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है, जातिवाचक के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। इसको याद रखेगा, जिस व्यक्ति का पद होता है उसे जातिवाचक में रखा जाता है। अगर हमने व्यक्ति विशेष का नाम ले लिया, जैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तब वो व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। जैसे द्रौपदी मुर्मू, तब वो व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ, ये व्यक्तिवाचक शब्द हो जाएगा, भाव तो होगा नहीं और समूह से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, करा बुढ़ापा, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा कौन सी है दोस्तों, तो देखिए जाति तो है नहीं, यह दोस्तों एक भाव दिखाया जा रहा है। मैंने बताया था कि बुढ़ापा भी भाव है, और पीछे एक सवाल और आपने किया था सैसो, सैसो याद रखेगा, यह भी एक तरह की अवस्था विशेष के लिए यूज किया जाता है, तो यह भी भाव हो गया। यहां व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और जातिवाचक से कोई लेना देना नहीं है। आपका जवाब क्या हो जाएगा, याद रखेगा यह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। आगे बढ़िए, लिख रहा निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा में देखिए क्या है, अमीर भाववाचक संज्ञा है, गरीब भाववाचक संज्ञा है, समूह क्या दोस्तों, समूह याद रखेगा ये समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। समूह में क्या हो जाएगा, ये समूहवाचक में आ जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, और मिठास भी गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, जवानी, खटास और पुस्तक और गंगा, गंगा दोस्तों क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। और ये तो सही है ना। अच्छा, अमीर, गरीब, मिठास, मिठास भी भाव में हो सकता है, ठीक है, इसको हटाइए यहां से, ठीक है। चलिए और देखिए, और क्या दे दिया है, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, धैर्य, चालाकी, उदासी और सूर्य। सूर्य दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है, ये आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो 3 तो आपको गलत मिली गई, इसमें भी गलती दिया हुआ है, इसमें भी गलती दिया हुआ और इसमें भी गलती दिया हुआ है। जो सही है वो है रसीला। रसीला दोस्तों एक भाव है, वो मीठा से संबंधित है, मिठास, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति आगे बढ़ना, अवनति नीचे जाना, ठीक है। तो ये सब दोस्तों भाव हो गया, और इसीलिए इसे किसके अंतर्गत रखा जाएगा, ये आपका भाववाचक कहलाएंगे, और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, संज्ञा के प्रमुख कितने भेद होते हैं। देखिए अब आइए यहां पर, अभी पीछे दोस्तों एक सवाल हम लोगों ने पढ़ा कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं, ठीक है। तब हमने पढ़ा दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। वो 3 भेद मैंने आपके कौन कौन से बताए, एक बात है मैंने आपको ऋण संज्ञा, क्या बताया, ऋण संज्ञा जिसका खंड नहीं हो सकता। एक हमने बताया आपको यौगिक संज्ञा, ठीक है, जो 2 शब्दों के मिलने से तीसरा शब्द बनता है, ठीक है। एक बताया मैंने आपको योग रूढ़ संज्ञा, जिससे कोई तीसरे अर्थ का बोध हो जाए। ये तो दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर होता है। अगर आपसे परीक्षा में कभी पूछे कि मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तब उन्हें कितने बताएंगे, तब भी उन्हें आप याद रखिएगा, कितना बताइएगा, 4 भेद बताएगा, ठीक है। मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, याद रखिएगा, सॉरी 4 भेद कर रहा हूं, 3 भेद बताएगा अगर मुख्य पूछा है तो, ठीक है, मुख्य पूछा है तो।
और एक चीज और याद रखेगा, संज्ञा के कुल भेद परीक्षा में पूछ दिया तब क्या बताएंगे, ठीक है। अब देखिए सबके जवाब अलग अलग है। मुख्य भेद पूछेगा तो याद रखेगा मुख्य भेद में 3 ही आते हैं। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा को रखा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा ये मुख्य भेद में रखा जाता है। एक जातिवाचक संज्ञा को मुख्य भेद में रखा जाता है और एक भाववाचक संज्ञा को मुख्य भेद में रखा जाता है, ठीक है। भाववाचक को मुख्य भेद में रखा जाता है। अब कहेंगे सर जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक वो कहां पर है, वो इनमें नहीं रखा जाता है, मुख्य में नहीं रखा जाता। आइए यहां पर देखिए कुल पूछेगा तब आप 5 प्रकार बताएगा। पहला हो जाएगा व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा द्रव्यवाचक और 5वां समूहवाचक, ठीक है। अगर कुल पूछा तब बताएगा, ठीक है। ये बात को समझिए। इस प्रकार दोस्तों यहां भी जवाब क्या हो जाएगा कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। बात को समझिएगा, कहां क्या पूछता है वो सोच समझ के आप जवाब दीजिएगा। परीक्षा में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, नहीं रखेंगे ध्यान तो फिर सवाल गलत होगा, फिर बाद में कहिएगा मत कि नितिन सर ने कभी याद नहीं दिलाया। मैं तो याद दिला दिया आपको। आगे देखिए निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए जातिवाचक कौन सा नहीं बताना है, बगुला, लड़का, डाकू और आनंद। आनंद दोस्तों क्या है, आनंद भाव है। आनंद क्या है दोस्तों, आनंद भाव होता है, तो याद रखिएगा जातिवाचक नहीं होगा। बाकी डाकू जातिवाचक हो जाएगा, लड़का जातिवाचक हो जाएगा और बगुला भी याद रखिएगा दोस्तों। बगुला तो दोस्तों एक पक्षी का नाम है, इसलिए आप इसे व्यक्तिवाचक में रख सकते हैं। तो यहां 2 आपका जवाब सही हो सकते हैं कि बगुला और आनंद। अच्छा हाँ, बगुला और आनंद, या आनंद नाम का अगर कोई व्यक्ति है तब उसे भी क्या कर सकते हैं, व्यक्तिवाचक बोल सकते हैं। ऐसे में आपका गलत जवाब, तो आपको यह देखना कि गलत जवाब है कितने। तो याद रखिएगा दोस्तों यहां पर दोनों गलत हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा कौन सा भाव जातिवाचक नहीं है, तो ये भी जातिवाचक नहीं, ये भी जातिवाचक नहीं है, ठीक है। और ये जो बीच के दोनों दिए गए दोस्तों ये जातिवाचक हैं, ठीक है। तो आप देखिए ये सवाल में आपके 2-2 उत्तर सही हो गए। अब क्या करेंगे, गलती हो गई तो हो गई, इसको समझिएगा बात को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक नहीं है। समूहवाचक नहीं दोस्तों, लोग में ढेर सारे लोग होते हैं, गण में ढेर सारे गण होते हैं, वर्ग में ढेर सारे वर्ग होते हैं। ये तीनों दोस्तों क्या है, ये समूहवाचक का उदाहरण है। लेकिन आपसे पूछा दोस्तों कौन सा समूहवाचक का उदाहरण नहीं है, तो याद रखेगा घर समूहवाचक का उदाहरण नहीं है। घर दोस्तों ये जातिवाचक का उदाहरण है। घर क्या दोस्तों, जातिवाचक का उदाहरण है। अगर किसी का पर्टिकुलर घर होता है, राष्ट्रपति का घर, मोहन का घर, सोहन का घर, तब वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अन्यथा जो घर शब्द है ये क्या है दोस्तों, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ये समूहवाचक नहीं होता है। आगे देखिए, करा निजत्व संज्ञा शब्द है। निजत्व कैसा शब्द है दोस्तों, तो निजत्व का निर्माण कैसे हुआ दोस्तों, जैसे आपने मनुष्य से एक शब्द पढ़ा था मनुष्यत्व, क्या पढ़ा था, मनुष्य से एक शब्द पढ़ा था मनुष्यत्व। तो याद रखेगा ये क्या हो गया था दोस्तों, ये आपका भाववाचक संज्ञा था, ठीक है। और ये आपका मूल था, ये आपका मूल संज्ञा थी, ठीक है। अब उसी तरह निजत्व कैसी संज्ञा दोस्तों, तो निजत्व याद रखेगा ये भाववाचक संज्ञा हो गया। निजत्व बना किससे दोस्तों, निजत्व निज शब्द से बना है, क्या, निजत्व, ठीक है। तो याद रखेगा ये आपका निज नामक शब्द से बना हुआ है निजत्व, तो इसे भी आप याद रखेगा, ठीक है। और निज कैसा शब्द दोस्तों, तो निज सर्वनाम है। निज क्या है, ये सर्वनाम है, ये सर्वनाम से बना हुआ दोस्तों भाववाचक संज्ञा है, यह भी आप याद रखेगा। तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छा लगा होगा। ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं दोस्तों, अलग अलग विषय के हस्तलिखित नोट्स हैं, आप इन्हें भी परचेज कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप किताबों को भी देख सकते हैं। ये हमारी अपनी हिंदी की किताब है, आपकी अपनी हिंदी, आप इसे परचेज करिए और घर बैठे आप अच्छे स्टडी करिए दोस्तों। टोटल 35 चैप्टर दिए गए, 5000 सवाल भी दिए गए हैं, और ये आपके आरओ परीक्षा के लिए किताब है। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर, वो आप आके चेक कर सकते हैं। समय समय पर दोस्तों किताबें और भी बढ़ जाएंगी, तो इसके अलावा और नई नई किताबें भी आ जाएंगी। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।